गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ही ज्योग्राफी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ आपको अलग अलग सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी हर एक सेक्शन की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार गिव द आइडिया ऑफ देयर, यानी कि तारों से आने वाला प्रकाश डैश का अनुमान देता है। तो किसका अनुमान देता है? जो तारों से प्रकाश आता है, रोटेशनल स्पीड का, यानी कि उनकी घूर्ण गति का। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि तारों का क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, तारों का खुद का प्रकाश होता है। और तारे टिमटिमाटे क्यों हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो किस कारण होता है, आपने ध्यान रखना है। ये जो प्रोसेस होती है, ये होती है हमारे पास किसके कारण होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन आपने ध्यान रखना है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कुछ तारा। तारा कैसे बनता है, यानी कि एक नेबुला, जहाँ पर तारे का क्या होता है, नेबुला होता है, जहाँ पर तारे का क्या होता है, जन्म होता है। अब बात कर लेते हैं हम एक गैलेक्सी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, गैलेक्सी का जो व्यास है हमारे पास 10⁸, यानी कि जितना भी ब्रह्मांड है ना हमारे पास, उसका पूरा व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर। अब सबसे पहले जो हमारे पास मंदाकिनी है, जो सबसे पहले जो हमारे पास गैलेक्सी है, यानी कि जो गैलेक्सी सबसे पास है हमारे पास, वो कौन सी है? उसे कहते हैं हिंदी में आकाश गंगा और दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वे भी कहा जाता है। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आकाश गंगा की सबसे पहले मंदाकिनी कौन सी है? पास जो मंदाकिनी है वो देवयानी है, एंड्रोमेडा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द अर्थ इज़ द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन, यानी कि अर्थ का और सन के बीच में लार्जेस्ट डिस्टेंस किस दिन होता है? आपने ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होता क्या है, अब आप डिस्कशन कर लेते हैं। 4 जुलाई को अपसोर होता है, जिसे एपीहेलन कहते हैं, एपीहेलन कहते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, एपीहेलन 4 जुलाई को होता है। ठीक है, इसमें डिस्टेंस कितना होता है? इसमें मैक्सिमम लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है 15,41,000 किलोमीटर। ठीक है, आपने ध्यान रखा 15.21 करोड़ किलोमीटर, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है। और सबसे कम कब होता है, आपने ध्यान रखना है। इसमें डेट नहीं दी गई है, 3 जनवरी को। उसे उपसोर कहते हैं, उपसोर पेरी हेलन कहते हैं। और कितना डिस्टेंस होता है? 14.70। ठीक है, 14.70 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको नोट करवा दिया गया है, अब आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगर अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है? ठीक है, अब ध्यान रखना है आपने। जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास, बोथ इक्वेटर एंड लैटिट्यूड आर जनरल ग्रेट सर्कल। ठीक है, कैसे सर्कल है? बड़े और ठीक है, बड़े सर्कल हैं। कौन? इक्वेटर एंड लैटिट्यूड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लैटिट्यूड। अब इक्वेटर क्यों है बड़ा? आपने ध्यान रखना कि जो सेंटर ऑफ अर्थ से लाइन गुजरती है उसे इक्वेटर कहते हैं। और हर एक लैटिट्यूड क्या है? इक्वेटर क्या है? एक तरह का लैटिट्यूड है। आपने ध्यान रखना है, लैटिव ही रेखा है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इससे आपको इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ओक्यूर मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर इन इंडियन ओशन। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन से ओक्यूर होते हैं इंडियन ओशन में? तो क्या होते हैं? साइक्लोन ओक्यूर होते हैं, यानी कि चक्रवात। ठीक है, अब हैरिकेन्स कहाँ पर ओक्यूर होते हैं? आपने ध्यान रखना है, हैरिकेन्स जो ओक्यूर होते हैं वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया होगा, यहाँ पर ओक्यूर होते हैं हैरिकेन्स। टोर्नेडो कहाँ पर ओक्यूर होते हैं? टोर्नेडो आपने ध्यान रखना है, ये कहाँ पर होते हैं? नॉर्थ अमेरिका में ओक्यूर होते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। और फिर टाइफून कहाँ पर ओक्यूर होते हैं? ये जनरली होते हैं हमारे पास जापान सी में, यानी कि जापान चाइना वाले रीजन में, जहाँ पर जापान मेनली सी है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच आइसलैंड रिसीव कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, आइसलैंड रिसीव कौन सा आइलैंड कन्वेंशनल रेनफॉल ओक्यूर करता है? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड क्या करता है?
कन्वेंशनल रेनफॉल इंट्रोड्यूस करता है। अब पूछ लिया जाता है कि सुमात्रा आइलैंड किस देश में पड़ता है, तो सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया में पड़ता है, आपने ध्यान रखना है, इंडोनेशिया में पड़ता है। और अब बात कर लेते हैं कि कन्वेंशनल रेनफॉल होता क्या है। अब कन्वेंशनल रेन होता है जब आपके पास धरती गर्म हो जाती है, ठीक है। धरती गर्म होने के कारण क्या हो गया, तो वाटर वेपर हैं जो कर रहे हैं वो क्या होते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस के तहत कंडेंस होके बादल बन जाते हैं, तो उससे जो वर्षा होती है उसे कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। तीन टाइप के पास रेनफॉल होते हैं हमारे पास। एक होता है ओसोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, आपने ध्यान रखना है कि मान लो कि हमारे पास जाते हुए ट्रैवल कर रहा है और आगे पहाड़ी आ जाती है। जैसे क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहाँ होती है, राजस्थान के रीजन में होती है। आपने देखा होगा अरावली रेंज है जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है कि पर उससे अरावली से परे जो मरुस्थल है वहाँ से क्या होता है, मानसून पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है। इस कारण वहाँ क्या होता है, मरुस्थल है ज़्यादातर। और अरावली से इधर वाला रेंज का जो इधर का पार्ट है उसमें क्या होता है, पानी बरसता है। वो किसके कारण होता है, ओरोग्राफिक यानी विंड के कारण, या फिर किसी चट्टान कोई टकरा जाती है आगे, जिससे क्या होता है उस पर आपके पास जो क्लाउड होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और वहीं पर बारिश हो जाती है। इसी को कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। ये अरावली रीजन में होती है इंडिया के, ठीक है। और जो मैक्सिमम कौन सी रेनफॉल होती है हम इंडिया में, जो मैक्सिमम रेन होती है वो होती है कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल यानी कि इवेपोरेशन के थ्रू, आपने ध्यान रखना है। अब थर्ड टाइप की आती है हमारे पास फोरंटल रेनफॉल, या फिर उसे साइक्लोन रेनफॉल भी कहा जाता है। साइक्लोन से आप समझ गए होंगे चक्रवात, यानी कि जो आपके पास हवाओं के साथ यानी कि चक्रवात के साथ बरसने वाली बौछारें होती हैं उसे हम साइक्लोन रेनफॉल या फ्रंटल रेनफॉल जिसे हम कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच रॉक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्बल। इसमें से कौन सी ट्रांसफर की जाती है मार्बल में, तो आपने ध्यान रखना है ये की जाती है हमारे पास चूने के पत्थर को मार्बल में ट्रांसफर किया जाता है। और ये कौन सी रॉक्स आती हैं, इसे कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टानें, लाइमस्टोन को, ठीक है। अवसादी चट्टानें कहते हैं हम लाइमस्टोन को। बात कर लेते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसी चट्टानें होती है, जो ग्रेनाइट होती है वो आइजनीस चट्टानें होती है। आइजनिक चट्टानें के जो एग्जांपल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास गर्बो साइनाइड, बेसाल्ट, ठीक है, और कोयला, बिटुमिनस कोयला, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं, यानी कि अवसादी चट्टानों के एग्जांपल। सेल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सपिंड हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है। आपने ध्यान रखना, ओलेगिनाइट कोयला हो गया, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक आ जाती हैं, उसके एग्जांपल बता लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के एक तो मार्बल हो गया, ठीक है, स्लेट हो गया और फाइलाइट हो गया। आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको मेन मेन एग्जांपल बता दिए गए। आप बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, गल्फ स्ट्रीम कैरीज, तो गल्फ स्ट्रीम यानी कि गल्फ स्ट्रीम वो वहन करती है, तो गल्फ स्ट्रीम वार्म इक्वेटरल वाटर टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, यानी कि वार्म इक्वेटर वाटर टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। यानी कि गर्म भूमध्य जल का टू द, यानी कि गर्म भूमध्य जल कैरी करती है, भूमध्य जल जल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, वेस्टर्न जो वेस्टर्न कोस्ट है ना यूरोप का वहाँ तक कैरी करती है, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी तट तक, ठीक है, यूरोप की। आपने ध्यान रखा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इससे आपने इतना ही ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इक्वेटोरियल पास है जो किस किस कंट्री से होकर गुजरती है। अब आपको मैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ब्राज़ील। ब्राज़ील से होकर इक्वेटर गुजरती है, ठीक है। अब कौन कौन से देश से गुजरती है, एक तो इक्वाडोर से गुजरती है इक्वेटर, ठीक, फर्स्ट। सेकंड आएगा हमारे पास कोलंबिया से गुजरती है। थर्ड आ जाता है हमारे पास ब्राज़ील से गुजरती है। ये किसके हो गए, अफ्रीका आइलैंड की। अब बात करते हैं हम नॉर्थ साउथ अमेरिका के हो गए। अब बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका से बनता है गोबोन, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केनिया और समोलिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंडोनेशिया, जिससे लास्ट क्या होती है, इन सभी देशों से क्या गुजरता है, इक्वेटोरियल लाइन गुजरती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंडियन स्टेट है नो कॉमन बॉर्डर विद उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के साथ कौन से बॉर्डर नहीं बनाते हैं, तो इसका जो दोनों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी और डी भी, ठीक है। पंजाब भी नहीं बनाता, मध्य प्रदेश भी नहीं बनाता, स्क्रैप कर दिया जाएगा फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, फर्स्ट आती है राइस। राइस कैश क्रॉप नहीं है, तो कैश क्रॉप होती है जो हमारे पास एक्सपोर्ट की जाती है, यानी कि जिनको हम खाने के लिए यूज़ कम करते हैं। तो टी है, जूट है, कॉफ़ी है, ये तीनों कैसी कैश क्रॉप है। और कॉटन भी कैश क्रॉप होती है, गन्ना भी कैश क्रॉप होता है, यानी कि जिससे हम कुछ और बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास टी है, सबसे ज़्यादा टी वेस्ट बंगाल में, और सबसे ज़्यादा
ठीक है। और सबसे ज़्यादा टी कहाँ पे और टी कॉफ़ी कहाँ पे उगाई जाती है, ये बताते हैं कर्नाटक में। ठीक है, कॉफ़ी कॉफ़ी हो गया। और हमारे पास चॉकलेट होगी, वो कहाँ पर, कर्नाटका में उगाई जाती है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, अब क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइस का कटोरा किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि चावल का कटोरा किस स्टेट को कहते हैं, तो उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, यानी कि बोल, राइस बोल ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पावर प्लांट पावर सिस्टम प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एनर्जी इन इंडिया, यानी कि इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एनर्जी कौन सा प्रोवाइड करता है, तो सबसे ज़्यादा तो तापीय एनर्जी प्रोवाइड की जाती है जो कोयले से निकलती है, कोयले से। ये कितना परसेंटेज है इसका, आपने ध्यान रखना है, 59% है हमारी टोटल एनर्जी में, 59%। ठीक है। सेकंड पे आता है हमारे पास पेट्रोलियम्स या फ्यूल, फोसिल फ्यूल, उसकी कितनी एनर्जी है, उसकी हमारे पास 20। ठीक है, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी आते हैं, इनके 29%। ठीक है, आपने ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच क्रूड ऑयल रिफाइनरी इज़ नियरेस्ट टू ऑयल वैली, यानी कि कौन सी कच्चे तेल की रिफाइनरी तेल के कुएं के सबसे नज़दीक है। तो कौन सी ऑयल रिफाइनरी है, वो है हमारे पास बुरनी ऑयल रिफाइनरी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ पर है, ये बिहार में है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, बिहार में। ठीक है। उसके बाद भोपाल ऑयल रिफाइनरी कौन से स्टेट में, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, मुंबई तो महाराष्ट्र में ही है, आपने पता है आपको। नेक्स्ट है वाल्टेर ऑयल रिफाइनरी, ये कहाँ पर है, वाल्टेर ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, ये हमारे पास विशाखापट्टनम में। ठीक है, कर्नाटका के विशाखापट्टनम में, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन करे कुछ ज्योग्राफी सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।